अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू ऑल यूनानी स्टूडेंट। माई सेल्फ मिर्ज़ा अब्दुल कादिर, परसुइंग BUMS एट गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज हिम्मतगंज प्रयागराज। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो मिजाज होगा। हम पढ़ रहे हैं उमूर तबैया, कुल्लियात उमूर तबैया, जिसमें कुल्लियात उमूर तबैया बेसिकली 7 चीज़ों का नाम है जो हमने पहले लेक्चर से ही बताते आ रहे हैं कि हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर अरकान, दूसरे नंबर पर मिजाज, फिर अखलात, फिर आज़ा, अरवाह, कुव्वा और फिर फाइनली अफ़ाल। तो अरकान हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी तो इससे जो पिछली वीडियो है वो देख सकता है पहले, क्योंकि अरकान का टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है मिजाज को समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा मामूल है कि किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसमें होने वाले कुछ क्रिटिकल शब्दों को हम एज अ वर्ड मीनिंग पहले ही याद कर लेते हैं, ताकि हमें पढ़ने के दौरान कोई भी किसी तरह का इशू सामने ना आए। तो आज भी कुछ वर्ड मीनिंग है, चलिए इनको देख लेते हैं। पहले सबसे पहले एक टर्म हमें देखने को मिलेगी आमेजिश। आमेजिश का मतलब यहाँ पर मिलना होता है, ठीक है। दूसरी टर्म है मुत्तजाद। मुत्तजाद यानी अपोजिट को बोलते हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ चीज़ हो उसको मुत्तजाद यानी अपोजिट बोलते हैं। एक टर्म होता है दरमियानी। दरमियानी का मतलब मिडल यानी बीच की होता है। और एक होता है उल्फत। उल्फत का मतलब अफेक्शन यानी मोहब्बत, प्यार सा प्यार होता है, ठीक है। एक होती है नफ़रत, जो इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड होता है, जिसको हम हेट बोलते हैं, किसी चीज़ से नफ़रत करना। एक होता है इम्तिजाज। इम्तिजाज का मकसद मतलब होता है मिक्सचर। ये भी एक किस्म से मिलाने के मीनिंग में ही आता है, ठीक है। एक टर्म होती है दस्तूर। दस्तूर बोलते हैं किसी चीज़ के रूल्स को या कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे कहते हैं कि ये किस दस्तूर के मुताबिक आपने ये काम किया। तो ये एक फेमस वर्ड है उर्दू का जिसको हमें याद होना चाहिए। रूल्स को बोलते हैं या उसूल भी इसको बोल सकते हैं। एक टर्म होती है आज़ा। आज़ा बोलते हैं हमारे जिस्म के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उनको हम आज़ा बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ख्वास। ये पिछली बार भी हम बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ की जो ख्वास यानी उसकी प्रॉपर्टी को बताता है। एक होता है मखसूस। मखसूस बना है ख़ास से यानी कोई पार्टिकुलर चीज़ या स्पेशल चीज़, ठीक है। एक होता है मोतदिल। मोतदिल का मतलब होता है नॉर्मल या फिर मॉडरेट। एक होता है मुफरद। मुफरद का मतलब सिंगल होता है और मुरक्कब का मतलब कंपाउंड होता है। तो चलिए अपने फाइनल टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बहरहाल जैसा कि हमने बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो मिजाज है। दोस्तों मिजाज एक यूनानी का स्पेशल टर्म है जो हम बार बार देखने को या सुनने को मिलता है कि तेरा, किसी भी पर्सन को हम बोल देते हैं कि तेरा मिजाज हमारे समझ में नहीं आया। या एक दूसरे के मिजाज को समझना ज़िंदगी को गुजारने के लिए भी ज़रूरी है। और जिस तरह पेरेंट्स अपने जो उनके बच्चे होते हैं उनको अच्छी तरह पता होता है कि हमारे बच्चे का मिजाज किस तरह का है, किस मौसम में इसको कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी सब्ज़ी पसंद है, यानी जो भी ओवरऑल मिजाज का कॉन्सेप्ट है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मिजाज की अगर हम बात करें इसके लुग़वी यानी डिक्शनरी मीनिंग के, तो उसका मतलब होता है आमेजिश यानी मिक्सचर। आमेजिश यानी मिक्सचर के होते हैं। आमेजिश का मतलब यहाँ पर मिलना ही होता है, इसी को मिक्सचर भी बोलते हैं। जो मिलने के बाद कोई चीज़ बनती है उसको मिक्सचर बोलते हैं। अब इस्तिलाही के तौर पर अगर देखें टर्मिनोलॉजी में यूनानी की कि आखिर मिजाज क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि चारों अनासिर के मिलने से जब कोई मुरक्कब बनता है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं यूनानी में वो 4 तस्लीम किए जाते हैं, जिसमें आग, पानी, मिट्टी और हवा। इसको मैंने बताया था याद करने के लिए कि जो कुम्हार होता है जब वो किसी मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो उसको सबसे पहले मिट्टी की ज़रूरत होती है, फिर वो उसमें पानी मिलाता है, फिर उसको हवाई मादे की ज़रूरत होती है ताकि वो उसको अच्छे से डेवलपमेंट कर सके, फिर उसको फाइनली वो भट्टी में तपाता है। तो इसी तरह 4 बेसिक एलिमेंट है जिसको हम याद रख सकते हैं, मिट्टी, पानी, हवा और फिर फाइनली आग। तो इसी तरह यहाँ पर लिखा है कि चारों जो अनासिर हैं, जो 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनके मिलने से जब कोई मुरक्कब बनता है, जब भी कोई मुरक्कब या मतलब कोई भी मुरक्कब हो सकता है, इंसान भी एक मुरक्कब ही है, तो उन अनासिर की मुत्तज़ाद कैफियत से जो नई दरमियानी कैफियत हासिल होती है। देखो असल में क्या है, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन मैं कर दूंगा और आप लोग समझ भी जाएंगे, लेकिन जो हम पेपर में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखना होगा वो हमें इसी उर्दू लैंग्वेज में इस तरह के शब्दों को यूज़ करते हुए भी तहरीर लिखनी पड़ेगी। चूँकि यूनानी ये जो उसूल तिब है या फिर ये उमूर तबैया है ये पूरी उर्दू में ही है और उर्दू में ही हमें टर्मिनोलॉजी को लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि इन अनासिर की मुत्तज़ाद कैफियत, कल हमने अनासिर के बारे में पढ़ा,
और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हर अनासिर की अपनी अपनी कैफियत होती है, जिसमें हमने 4 कैफियत आपको बताई थी। एक बार टॉपिक को फास्ट वे में रिकॉल करते हैं कि जो बेसिक हमने बताया था कि जो 4 बेसिक अनासिर, 4 जो अनासिर थे, सबसे पहले फायर था, फिर एयर, वाटर, और फिर एक था मतलब फायर, एयर, वाटर, और एक था नंबर 1 मिट्टी, ठीक है, अर्थ। मिट्टी यानी सॉइल, सॉरी अर्थ बोल रहा हूँ, ज़मीन नहीं, सॉइल, ठीक है। ये 4 अनासिर थे और इनकी अलग अलग कैफियत थी। मैंने कहा था कि इनमें से कोई भी चीज़, जैसे 4 कैफियत हमने पढ़ी थी, 4 कैफियत थी, जिसमें कोई भी चीज़ क्या तो वो हॉट हो सकती है, या फिर वो कोल्ड हो सकती है, उसके साथ ही वो ड्राई हो सकती है, या फिर वो वेट हो सकती है, यानी वो गर्म हो सकती है, ठंडी हो सकती है, खुश्क हो सकती है, या फिर वो उसके अंदर कुछ गीलापन यानी नमी हो सकती है। तो फिर मैंने कहा था कि ये जो कैफियत हैं वो कैफियत फ़ाइला कहलाती हैं, और ये जो होते हैं वो कैफियत मुनफाइला कहलाती हैं। दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि जो कैफियत फ़ाइला होती है इसको फ़ाइला बोलते हैं, और ये इसको मुनफाइला बोलते हैं। मैंने कहा था कि कैफियत फ़ाइला के साथ कैफियत मुनफाइला हमेशा शामिल होती है, यानी कोई भी चीज़ पेयर में एग्जिस्ट करती है, वो हॉट के साथ साथ हॉट वेट हो सकती है, या फिर हॉट ड्राई हो सकती है। इसी तरह वो कोई अगर चीज़ ठंडी है तो ठंडी होने के साथ वो वेट हो सकती है, या फिर अगर वो ठंडी है उसके साथ साथ वो ड्राई हो सकती है। तो बेसिकली ये 4 चीज़ हमें याद करनी थी। इसी तरह जब हमने बताया था कि जो फायर होती है वो अपने आप में हॉट होती है, और हॉट के साथ साथ वो ड्राई होती है, यानी फायर जो होती है वो हॉट एंड ड्राई होती है। तो ये बेसिकली इनकी कैफियत थी। तो यहीं के ये इसी चीज़ को यहाँ डिस्कस किया गया है कि इन अनासिर की मुतज़ाद कैफियत, यानी जो अनासिर किसी मुरक्कब के बनने में शामिल हैं उनकी अलग अलग जो कैफियत है, यानी वो हॉट, वेट, हॉट, ड्राई, इस तरह की जो कैफियत है। मुतज़ाद मतलब अपोजिट, कैफियत मतलब जो ये प्रॉपर्टी हैं 4, यानी ठंडा होना, गर्म होना, उसके साथ साथ उसमें नमी होना, खुश्की होना, ये सब जो कैफियत हैं मुतज़ाद यानी अपोजिट कैफियत से जो नई दरमियानी कैफियत हासिल होती है उसे मिजाज कहते हैं। सपोज़ करो आपने दोस्तों कोई भी चीज़, दो अनासिर आपने आपस में मिलाए। ये मान लो एक अनासिर ए था और एक अनासिर बी था। मान लो जो अनासिर ए था उसके पास जो कैफियत थी वो हॉट एंड ड्राई था, ठीक है, और जो अनासिर बी था उसकी जो कैफियत थी वो कोल्ड एंड वेट थी। मतलब ये जो अनासिर ए है ये गर्म होने के साथ साथ खुश्क था, और जो अनासिर बी है वो ठंडा होने के साथ साथ उसके अंदर कुछ नमी थी, यानी गीलापन था। अब फाइनली आपने इन दोनों को मिलाया, और इन दोनों के मिलने से मान लो कोई एक सी टाइप का मुरक्कब हमें प्राप्त हुआ, यानी मुरक्कब हमें हासिल हुआ। अब इस मुरक्कब के अंदर क्या जो बीच की कैफियत आएगी, यानी एक तरफ जब ठंडा गर्म आपस में मिला तो उनके बीच का एक दरमियानी कैफियत हमें मिलेगी। इसी तरह जो गीला और ड्राई आपस में जो मिले उनसे भी हमें एक बीच की कैफियत मिलेगी, उसी को हम मिजाज का नाम बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मिजाज बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो एक बार इस पूरी डेफिनेशन को दोबारा से रिकॉल करते हैं कि चारों अनासिर के मिलने से जब कोई मुरक्कब बनता है और अनासिर की मुतज़ाद कैफियत यानी अपोजिट कैफियत से जो नई दरमियानी कैफियत हासिल होती है उसे मिजाज कहते हैं। उल्फत कीमियादिया रखने वाले अनासिर के आपस में मिलने से ही मिजाज हासिल होता है, ना कि नफरत कीमियादिया। अब ये उल्फत कीमियादिया क्या होती है? देखो, उल्फत कीमियादिया का मतलब अगर लफ्ज़ी तौर पर देखा जाए तो इसका मतलब होता है एक तरह से कशिश, यानी जब दो अनासिर को हम आपस में मिलाते हैं तो कुछ अनासिर ऐसे होते हैं जिनमें आपस में मिलने की एक कशिश होती है, लेकिन कुछ अनासिर अगर हम उनको मिलाना चाहें तो आपस में नहीं मिल पाते, उसको नफ़रत कीमियादा बोलते हैं, और जो इजीली मिल जाए उसको उल्फत कीमियादिया बोलते हैं। तो उल्फत कीमियादिया और नफ़रत कीमियादिया में बेसिक यही फ़र्क है। नफ़रत कीमियादिया का एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि अगर हम पानी को और तेल को मिलाएं तो वो नहीं मिलना चाहेंगे, तो वहाँ बोलेंगे नफ़रत कीमियादिया। तो ऐसे अनासिर जब आपस में मिलेंगे नहीं तो जो मुरक्कब है उसमें भी हमें कोई किसी तरह का मिजाज हासिल नहीं होगा। तो उल्फत कीमियादिया रखने वाले अनासिर के आपस में मिलने से ही मिजाज हासिल होता है, ना कि नफ़रत कीमियादिया से। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म और आती है जिसका नाम होता है इम्तिजाज। देखो, एक था मिजाज, ये है इम्तिजाज। तो मिजाज और इम्तिजाज में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इम्तिजाज का मतलब मिक्सिंग का ही होता है, यानी मिलाने का ही होता है, लेकिन मिजाज
मिलाने के बाद जो हमें नई कैफियत मिलती है उसको बोलते हैं। लेकिन इम्तिजाज का मतलब होता है सिंपल मिक्स करना है किसी चीज़ को। तो देखते हैं इम्तिजाज क्या है। तो इम्तिजाज के दो हैं, एक तो इम्तिजाज सादा या इम्तिजाज इसी को बोलते हैं साजिज यानी सिंपल मिक्सिंग। तो इसमें मैंने लिखा है कि अनासिर को ऐसे मिलाना कि उनके पहले वाले ख़ास यानी प्रॉपर्टी बदस्तूर बाकी रहें, यानी जो उनकी पहले वाली ख़ास या प्रॉपर्टी थी वो बदस्तूर बाकी रहे, कोई भी प्रॉपर्टी आपस में ख़त्म ना हो। ठीक है, यानी अगर कोई हॉट एंड कोल्ड, हॉट था और वेट था, तो वो कहीं ना कहीं उसका असर दिखना चाहिए फाइनल जो हमारा मुरक्कब बना है उसमें कोई फ़र्क ना आए। जैसे पानी और शक्कर का मिलना, यानी पानी और शक्कर को जब हम मिला देंगे तो पानी में हमें पानी का जो गीलापन था या उसके अंदर जो ठंडा था तो ठंडक भी रहेगी, शक्कर के मिलने से वो मीठा भी हो जाएगा। यानी फाइनली इसमें दोनों अनासिर के मिलने से दोनों अनासिर की जो अपने अपनी प्रॉपर्टी थी वो बाकी रही है, वो पूरी तरह से फिनिश नहीं हुई है। तो ऐसी मिक्सिंग को हम इम्तिजाज साजिज या इम्तिजाज सादा बोलते हैं। दूसरे नंबर पर होता है इम्तिजाज हकीकी। इसके मैंने लिखा है कि अनासिर को ऐसे मिलाना कि उनके पहले वाले ख़ास यानी प्रॉपर्टी और कैफियत बदलकर बिल्कुल नई ख़ास और कैफियत पैदा हो जाए। इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि खून से मुख्तलिफ आज़ा यानी ऑर्गन का बनना। अब दोस्तों इसको ऐसे समझे कि कोई इंसान ने हरी सब्ज़ी खाई, अब हरी सब्ज़ी में से वो हमारे जिस्म में गई, डाइजेस्ट हुई, वहाँ से जो उसमें जो ज़रूरी एलिमेंट्स थे हमारी बॉडी को चाहिए थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में, ब्लड से फिर वो डिफरेंट हमारे उसमें गए, फिर फाइनली वहाँ से खून बना और फिर खून बनने से हमारे जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन हुए, उनका डेवलपमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं अनासिर जो शुरू में थे वो पुर्स यानी प्रॉपर्टी थी और कैफियत थी वो बदल गई और नई प्रॉपर्टी पैदा हो गई। तो इसको ऐसी मिक्सिंग को हम बोलते हैं इम्तिजाज हकीकी। तो ये भी दोनों टर्म मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों मिजाज की तकसीम यानी क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परामेंट्स, यानी मिजाज को कितनी किस्में हैं, कितनी किस्मों में उसको बांटा गया है, तो इसको भी समझते हैं। तो बेसिकली अगर मिजाज की देखी जाए तो दो किस्में हैं, मिजाज मोतदिल यानी नॉर्मल या फिर इसी को हम बोलते हैं मॉडरेट यानी नॉर्मल या मॉडरेट मिजाज, और दूसरे नंबर पर होता है मिजाज गैर मोतदिल यानी एबनॉर्मल या फिर इमोडरेट टेम्परामेंट्स। ठीक है, तो मिजाज मोतदिल की फिर दो किस्में हैं, मिजाज मोतदिल तिब्बी और दूसरे नंबर पर मिजाज मोतदिल हकीकी यानी आइडियल मिजाज। अब दोस्तों अब मिजाज मोतदिल तिब्बी की भी फिर 8 किस्में हैं। इसी तरह मिजाज गैर मोतदिल की भी पहले 2 किस्में हैं, मिजाज गैर मोतदिल मुफरद, मिजाज गैर मोतदिल मुरक्कब। फिर इनमें से हर एक की 4 किस्में हैं। मिजाज गैर मोतदिल मुफरद की भी 4 किस्में हैं और मिजाज गैर मोतदिल मुरक्कब की भी फिर 4 किस्में हैं। ये बहुत आसान है, इसको मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। एक बार आप अगर अच्छे से वीडियो देख लेंगे, अगर कोई टर्म अब से पहले जो मैंने आपको बताया है समझ में नहीं आ रहा तो इसमें ज़्यादा हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है भाई। वीडियो को पॉज करो और फिर से दोबारा से वीडियो देखो, वहीं से वीडियो को जहाँ से समझ में नहीं आ रहा दोबारा से देख लो उसे, लेकिन जब तक क्लियर ना हो वो टर्म जब तक आगे वीडियो में मत चलना। ठीक है, अब बात समझ, पहले हम मिजाज मोतदिल तिब्बी की जो 8 किस्में हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं और इनको याद करने की भी कोशिश करते हैं। अब क्या करना है आपको, जैसे मैं बोलूँ मेरे साथ साथ इन शब्दों को रिपीट करना है, यानी रिपीट आफ्टर मी। ठीक है, मैं बोलता हूँ नंबर 1 मिजाज मोतदिल नौई बिल क़यास इलल खारिज। बोलिए, मिजाज नौई बिल क़यास इलल खारिज। दूसरी जो किस्म है वहीं पर है, यही जो मैंने ये बराबर की निशान लगाया, इसका मतलब है यही सेम टर्म जो हमने ऊपर बोली है वही हमें दोबारा से रिपीट करनी है। तो बोलिए मिजाज मोतदिल नौई बिल क़यास इलल दाखिल, यानी जो चेंज आया है वो सिर्फ इलल खारिज और जो इलत दाखिल इसमें चेंज आया है। दोनों यहाँ से दोनों के दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट पहला जो इतनी लाइन है वो सेम है। तो पहली अगर लाइन याद हो गई मिजाज मोतदिल नौई बिल क़यास इलल खारिज, सेम रिपीट करो मिजाज मोतदिल नौई बिल क़यास इलत दाखिल। ठीक है, अब ये हो गई 2 किस्में। ठीक है, अब तीसरी किस्म की बात करते हैं, मिजाज मोतदिल सनफ़ी बिल क़यास इलल खारिज। तो यहाँ पर जो चेंज आया है वो सिर्फ इसमें बीच वाली टर्म में सनफ़ी में इसमें चेंज आया है, सिर्फ सनफ़ी। यहाँ पर नौई था तो यहाँ पर सनफ़ी हो गया बस। ठीक है, मिजाज मोतदिल सनफ़ी बिल क़यास इलल खारिज, फिर दोबारा से रिपीट करना है ये ऐसा ही, मिजाज मोतदिल सनफ़ी बिल क़यास इलल दाखिल, यानी अब जो चेंज आया है वो खारिज और दाखिल में चेंज आया है। ठीक है, तो 4 किस्में हो गई।
अब पाँचवीं किस्म की बात करते हैं, मिजाज मुअतदिल शख्सी बिल क़यास इलल ख़ारिज, यानी पहले में नौई थी, फिर सनफ़ी थी, अब के शख्सी हो गया। ठीक है, मिजाज मुअतदिल शख्सी बिल क़यास इलल ख़ारिज। फिर रिपीट करो, मिजाज मुअतदिल शख्सी बिल क़यास इलल दाखिल, यानी यहाँ तक फिर से सेम है और यहाँ पर सिर्फ इसमें इलल दाखिल में चेंज आया है, इलल ख़ारिज पहले वाली और इलल दाखिल दूसरे वाली। और जो इनके अलग अलग जो ये अब तक 5 किस्में हुई, इन 6 किस्में हुई, इनमें जो पहले में नौई था, फिर सनफ़ी था, फिर शख्सी था। ठीक है, तो नौई हो गया, सनफ़ी हो गया, शख्सी हो गया। अब फाइनल जो 7वीं किस्म है उसका नाम होता है मिजाज मुअतदिल अज़वी बिल क़यास इलल दाखिल। और फिर रिपीट करो ऐसे ही, मिजाज मुअतदिल अज़वी बिल क़यास इलल ख़ारिज। तो बेसिकली ये 8 किस्में हो गई। इनको याद करना बहुत इजी और आसान है। आपको सिर्फ पहली याद होनी चाहिए, मुअतदिल के साथ ये याद होना चाहिए कि सनफ़ी है, शख्सी है या फिर अज़वी है। ये तीनों टर्म नौई है, सनफ़ी है, शख्सी है या फिर अज़वी है, ये चारों याद होनी चाहिए। यानी पहले नौई आएगा, फिर नौई के साथ एक बार इलल ख़ारिज और नौई के साथ एक बार इलल दाखिल। ठीक है, फिर मुअतदिल के फिर आएगा सनफ़ी, तो सनफ़ी के साथ एक बार इलल ख़ारिज और फिर सनफ़ी के साथ एक बार इलल दाखिल। फिर तीसरे नंबर पर शख्सी आएगा, शख्सी के साथ एक बार इलल ख़ारिज और शख्सी के साथ दूसरी बार इलल दाखिल। ठीक है, फिर फाइनली अज़वी आएगा, अज़वी के साथ एक बार इलल दाखिल और फिर अज़वी के साथ एक बार इलल ख़ारिज। तो एक बार हम इनको एकदम रिपीट करने की कोशिश करते हैं कि मिजाज मुअतदिल नौई बिल क़यास इलल ख़ारिज, मिजाज मुअतदिल नौई बिल क़यास इलल दाखिल। ठीक है, नौई के साथ दोनों आ गए। फिर दूसरे नंबर पर सनफ़ी आएगा, मिजाज मुअतदिल सनफ़ी बिल क़यास इलल ख़ारिज, मिजाज मुअतदिल सनफ़ी बिल क़यास इलल दाखिल। सनफ़ी भी क्लियर हो गया। अब तीसरे नंबर पर शख्सी आएगा, मिजाज मुअतदिल शख्सी बिल क़यास इलल ख़ारिज, मिजाज मुअतदिल शख्सी बिल क़यास इलल दाखिल। अब शख्सी भी हो गया। अब चौथे नंबर पर अज़वी आएगा, मिजाज मुअतदिल अज़वी बिल क़यास इलल दाखिल, मिजाज मुअतदिल अज़वी बिल क़यास इलल ख़ारिज। तो बेसिकली ये 8 की 8 किस्में हमारी हमें बोलना आ गया कि कौन सी किस्में हैं, प्रोनाउंसिएट करना आ गया इनको। अब हम इनकी फाइनल डेफिनेशन भी देखेंगे, लेकिन इसी तरह गैर मुअतदिल को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, गैर मुअतदिल का मतलब मैं इसको अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन नहीं करने वाला, बस यहीं पर आप लोगों को इसका मतलब समझाऊंगा और फिर आपको इसको लिखना आना चाहिए। बेसिकली हमें पता था कि मिजाज मुअतदिल क्या होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, पहले उसको हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसकी क्या परिभाषा है, तारीफ़ क्या है मिजाज मुअतदिल की। तो मिजाज मुअतदिल की अगर हमें तारीफ़ समझ में आ गई तो फिर हम उसकी किस्मों को, किस्में भी हमें पता लग गई कि 8 किस्में हैं, मुअतदिल की भी और गैर मुअतदिल की भी। तो 8 की 8 किस्में हम फिर उनको भी आराम से उनकी भी तारीफ़ लिख सकेंगे। तो सबसे पहले मिजाज मुअतदिल को देखते हैं। तो मिजाज मुअतदिल मैंने लिखा है कि मिजाज मुअतदिल वो मिजाज होता है जो मुरक्कब के बनने में जो अनासिर शामिल है उनका मौजू तनासुब मुरक्कब के मतलूबा अफ़ाल ख़ास के मुताबिक हो। अब ये कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं भाई। मौजू तनासुब क्या होता है ये पता होना चाहिए। मुरक्कब का तो हमें पता है कि जब अनासिर आपस में मिलते हैं और जो चीज़ फाइनल बनती है उसको मुरक्कब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मौजू तनासुब का मतलब क्या होता है, आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मौजू तनासुब का मतलब होता है दोस्तों सूटेबल रेशो, यानी जैसा कि हमने इस वाले एग्जांपल में अभी समझाया था कि जो हमने 2 अनासिर आपस में मिलाए ए और बी, उनकी कुछ कैफियत थी जिससे हमें एक मुरक्कब मिला था। अब उनका रेशो, कितने रेशो में हमें उनको लेना है, मुरक्कब ए जो अनासिर ए है वो कितना लेना है, अनासिर बी है वो कितना लेना है, उन सब को उनका जो तनासुब है, उनका जो एक बैलेंस है या फिर उनका जो एक मौजू तनासुब यानी सूटेबल रेशो है, उसको हमें किस तरह डिसाइड करें कि वो कितना होना चाहिए। तो मिजाज मुअतदिल हमें तब मिलेगा जब हम इनका मौजू तनासुब यानी इनका जो सूटेबल रेशो है, वो मुरक्कब जो हम बना रहे हैं वो जिस काम के लिए बना रहे हैं, जो उसका काम होना चाहिए उसके मुताबिक ही इनका मौजू तनासुब यानी इनका रेशो हो, जिससे जो हमें मुरक्कब मिले उसके जो अफ़ाल ख़ास हो, जो हम चाह रहे हैं, जिस तरह के वो फ़ंक्शन करने चाहिए उसके हिसाब से ही उसमें अनासिर की तादाद होनी चाहिए।
उसको हम बोलते हैं मिजाज मोतदिल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो एक बार और समझते हैं कि मुरक्कब के बनाने में, यानी किसी मुरक्कब जो हमने बनाया है, ये वाला मुरक्कब, इसके बनाने में जो अनासिर शामिल हैं उनका मौजू तनासुब यानी उनका सूटेबल रेशो मुरक्कब के मतलूबा यानी मुरक्कब के जो हम चाह रहे हैं, मतलूबा मतलब जो मुरक्कब को करने चाहिए, जो हम उससे चाहा जा रहा है, मुरक्कब के मतलूबा अफ़ाल ख़ास यानी उसके जो फ़ंक्शन ख़ास यानी प्रॉपर्टी उनके मुताबिक हो, तो ऐसे मिजाज को मिजाज मोतदिल बोलते हैं। ठीक है। और मिजाज गैर मोतदिल में बिल्कुल इसका उल्टा सही है। मिजाज गैर मोतदिल का मतलब क्या है कि आपने दो अनासिर को लिए, अब इनकी कुछ कैफियत थी, इनका मौजू तनासुब यानी इनका जो मौजू तनासुब यानी इनका जो एक सूटेबल रेशो था, ठीक है, वो आपने इसके हिसाब से नहीं लिया, किसी एक अनासिर को बहुत ज़्यादा कर दिया और किसी एक को कम कर दिया। अब जिसको आपने ज़्यादा किया उसकी जो प्रॉपर्टी थी, जाहिर सी बात है वो मुरक्कब सी में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब ये जो मुरक्कब था, इसके जो अफ़ाल थे, जो इसको काम करने चाहिए थे, उनमें बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो मुरक्कब था वो टोटली मरीज़ बन जाएगा और जहाँ पर जो हमें मिजाज मिलेगा उसको हम गैर मोतदिल यानी एबनॉर्मल या फिर मॉडरेट टाइप का टेम्परामेंट्स हमें देखने को मिलेगा, जिससे ये मरीज़ बन जाएगा। तो ऐसे मिजाज को हम बोलते हैं मिजाज गैर मोतदिल। यानी इसका उल्टा हमें परिभाषा में लिखना है कि मुरक्कब के बनाने में जो अनासिर शामिल हैं उनका मौजू तनासुब मुरक्कब के मतलूबा फ़ाल ख़ास के मुताबिक ना हो। यहाँ पर लिखना है ना हो, इसमें मुरक्कब के मतलूबा फ़ाल ख़ास के मुताबिक हो, लेकिन गैर मोतदिल में उसके मुताबिक ना हो। ठीक है। दूसरी बार हमने लिखा है कि मिजाज गैर मोतदिल को सुए मिजाज भी कहते हैं, चूँकि इस मिजाज में मुरक्कब की ज़रूरी अफ़ाल में ख़राबी और बिगाड़ पैदा हो जाता है तो वो मुरक्कब मरीज़ बन जाता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। ये सेम बातें हमने यहाँ लिखी है। अब एक और टर्म यहाँ पर लिखिए, मिजाज मोतदिल तिब्बी और मिजाज मोतदिल हकीकी। ये जो मोतदिल था, जैसा कि हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, मिजाज मोतदिल उसकी दो किस्में थी, मिजाज मोतदिल तिब्बी और दूसरे नंबर पर मिजाज मोतदिल हकीकी। तो यहाँ पर मिजाज मोतदिल तिब्बी क्या है? वो मिजाज जिसमें अनासिर अदल फिल किस्मा यानी मुरक्कब की ज़रूरत के मुताबिक कुदरती तौर पर शामिल हो। यानी कितने अनासिर हमें लेने हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये जो अनासिर हमने लिए हैं कितने अनासिर होने चाहिए, ये हमने लिखा है कि वो अदल फिल किस्मा होने चाहिए। अदल फिल किस्मा का मतलब है कि मुरक्कब की ज़रूरत के मुताबिक जितना उस मुरक्कब को अनासिर बनने उसके लिए ज़रूरी हैं उतने ही अदल फिल किस्मा यानी कुदरती तौर पर शामिल होने चाहिए। ऐसे मिजाज को में मिजाज मोतदिल तिब्बी बोलते हैं और इसी मिजाज को हम यूनानी में डिस्कस करते हैं। ठीक है। मिजाज मोतदिल हकीकी क्या होता है? यहाँ पर अगर मैंने डैश किया है तो इसका मतलब है ये रिपीट लाइन करनी है हमें। तो वो मिजाज जिसमें अनासिर तादुल यानी बराबर बराबर शामिल हों। यानी अब हमने मिजाज मोतदिल हकीकी कौन सा मिजाज होता है? मान लिया ए और बी दो अनासिर शामिल थे किसी मुरक्कब सी के बनाने में, तो हमने 50% इसको लिया और 50% ही इसको लिया। तो यानी बराबर बराबर अगर हम इसको लें तो ऐसे मिजाज जो हमें मिलेगा उसको मिजाज मोतदिल हकीकी बोलेंगे। लेकिन एक नोट पॉइंट में मैंने लिखा है कि दुनिया में मिजाज मोतदिल हकीकी का वजूद नहीं पाया जाता। मिजाज मोतदिल हकीकी यानी ये एक तरह से आइडियल मिजाज है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मेन मिजाज जो हमारा होता है वो मिजाज मोतदिल तिब्बी होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये जो मिजाज मोतदिल तिब्बी की 8 किस्में हैं जो हमने भी आपको याद कराई थी, उसमें मेरे ख्याल से याद हो जाएंगी अगर आप वीडियो को बार बार देखोगे। अगर एक बार समझ में नहीं आ रही तो इसमें 4 बेसिक जो टर्म है, पहले तो नौई है, ये जो नौई है, और दूसरे नंबर पर है सनफ़ी, तीसरे नंबर पर फिर शख्सी और चौथे नंबर पर फिर अज़वी। तो अगर इनको बेसिकली वैसे ही हम इसके क्या मतलब होता है नौई, सनफ़ी और अज़वी, शख्सी और अज़वी का, तो नौई का मतलब होता है कोई एक नस्ल। जैसे सपोज़ करो हैवान के अंदर इंसान भी शामिल हैं और फिर जानवर भी शामिल हैं। तो इंसान की एक अपनी नस्ल है और जानवर यानी चौपाओं की जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह वगैरह, इन सब की एक अपनी नस्ल शामिल है। तो नोई का मतलब यहाँ पर नस्ल होता है। ठीक है। सनफ़ी का मतलब होता है जमात। मान लो जैसे इसके मैंने मिसाल लिख दी, जैसे
इंसान, और फिर दूसरे नंबर पर हमने जानवर लिख दिया। ठीक है, ये एक दोनों शामिल किसमें, हैवान में शामिल हैं, तो इसमें इंसान और जानवर नस्ल के एतबार से हो सकते हैं। ठीक है, सनफी का मतलब क्या होता है, सनफी का मतलब होता है एक जमात। जमात का मतलब है जैसे इंसान है, मसलन इंसान में इंसान की दो जमातें। ठीक है, कोई एक ग्रुप है जिसमें कुछ इंसान शामिल हैं जो किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं या यहीं कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, और दूसरा बी ग्रुप है जो ये भी इंसानों का एक ग्रुप है लेकिन ये दूसरी जगह रहता है। ठीक है, शख्सी का मतलब यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, पर्सन मतलब किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अज़वी का मतलब वो हमें पता ही है कि ये ऑर्गन को बोलते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे जिस्म का आज़ा या उसी से बना है अज़वी। तो ये हमें बेसिक इनका पता लग गया कि आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो किस्म है नोई बिलक़यास इलल खारिज, किसकी किस्म है, मिजाज मोतदिल की। मिजाज मोतदिल नोई बिलक़यास इलल खारिज, जैसा कि मैंने बताया कि नौ का मतलब कोई नस्ल होता है, इलल खारिज का मतलब है कि हम एक नस्ल को दूसरी नस्ल से बिल्कुल सेपरेट तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, तो नोही का मतलब नस्ल, तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि किसी मखसूस यानी कोई स्पेशल, कोई ख़ास किसी मखसूस नस्ल को दूसरी नस्ल के मुकाबले में हासिल मिजाज, यानी इंसान का एक अलग मिजाज है, जानवरों का एक अलग मिजाज है। तो खारिज का मतलब एक नस्ल को दूसरी नस्ल से बिल्कुल सेपरेट, यानी किसी मखसूस नस्ल को दूसरी नस्ल के मुकाबले में हासिल मिजाज जो होगा उसी को हम नोई बिलक़यास इलल खारिज बोलेंगे। फिर नोई के साथ एक बार क्या शामिल करेंगे, दाखिल। ठीक है, तो किसी किसी मखसूस फ़र्द को हासिल मिजाज। अब हम इलत दाखिल का मतलब है कि एक ही नस्ल के बारे में, एक ही नस्ल में हम बात कर रहे हैं, यानी मसलन हम इंसानों में बात कर रहे हैं तो किसी नस्ल के किसी मखसूस फ़र्द, अब उन इंसानों में कोई मखसूस फ़र्द यानी कोई पर्टिकुलर मेंबर। ठीक है, तो किसी नस्ल के मखसूस फ़र्द को हासिल मिजाज, यानी अब हम एक ही नस्ल में जैसे मसलन इंसानों में ले लें तो किसी इंसान का कोई पर्टिकुलर इंसान, हम उसके मिजाज की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मिजाज को हम बोलते हैं नोई बिलक़यास इलत दाखिल। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर सनफ़ी बिलक़यास इलल खारिज होता है। इसकी परिभाषा बिल्कुल सेम रहेगी, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेगी जैसा कि ऊपर है। इसमें हम कैसे लिखेंगे कि किसी मखसूस, अब नस्ल की जगह क्या चेंज कर देंगे, सनफ़ी। सनफ़ी का मतलब जमात, यानी किसी मखसूस जमात को दूसरी जमात के मुकाबले में हासिल मिजाज, यानी अगर आपने इसको याद कर लिया तो ये अपने आप ही आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। दूसरी जो है इसमें किस्म सनफ़ी बिलक़यास इलत दाखिल, इसमें भी सेम रहेगा ये वाली जो परिभाषा है, जैसा कि हमने इसमें इलत दाखिल वाले में इलत दाखिल को लिखेंगे कि किसी नस्ल की जगह में क्या लिखना है, बस जमात। सनफ़ी का मतलब जमात, तो किसी जमात के किसी मखसूस फ़र्द को हासिल मिजाज जो होता है उसी को हम सनफ़ी बिलक़यास इलत दाखिल बोलते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये हमें चारों समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो दोबारा से। ठीक है, अब इसकी जो 4 किस्में हो गई, 5वीं किस्म की बात करते हैं, मोतदिल शख्सी बिलक़यास इलल खारिज। जैसा कि मैंने कहा था कि नोई कवर हो गया, सनफ़ी हो गया, नोई के साथ 2 चीज़ें थी जो कवर हो गई, इसी की तरह सनफ़ी के साथ भी 2 चीज़ें हैं। अब फाइनली 5वें नंबर पर शख्सी आ गया। तो शख्सी का मतलब जैसा मैंने बताया तो कोई पर्सन हो सकता है, तो किसी शख्स का दूसरे शख्स के मुकाबले में हासिल मिजाज, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे मिजाज को शख्सी बिलक़यास इलल खारिज, यानी कोई एक पर्सन है उसका एक पर्टिकुलर मिजाज है और फिर दूसरा पर्सन है उसका कुछ मिजाज है, तो किसी भी मतलब पर्सन का कोई ख़ास मिजाज जो है वो ऐसे मिजाज को हम शख्सी बिलक़यास इलल खारिज बोलते हैं। दूसरे नंबर पर शख्सी बिलक़यास इलत दाखिल का मतलब है, अच्छा इलल खारिज में हमने एक शख्स को दूसरे शख्स से सेपरेट किया, इलत दाखिल में अब हम एक ही शख्स के मिजाज की बात करेंगे। तो किसी शख्स का बेहतरीन हालत में, जैसे बेहतरीन उम्र, बेहतरीन सेहत, बेहतरीन मौसम में हासिल मिजाज, ऐसे मिजाज को हम क्या बोलते हैं, शख्सी बिलक़यास इलत दाखिल। यहाँ पर क्या किया था, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से तुलना करते हुए हमने मिजाज को देखा था, और इसमें क्या कर रहे हैं, एक ही पर्सन का मिजाज देख रहे हैं। शर्त यह है कि उसकी जो बेहतरीन हालत थी, जब वो बिल्कुल हट्टा खट्टा नौजवान तंदुरुस्त था, अच्छे मौसम में अच्छी उसकी सेहत थी, बेहतरीन सब चीज़ें थी, उस वक्त जो उसका मिजाज था, ऐसे मिजाज को हम इलत दाखिल शख्सी बिलक़यास इलत दाखिल बोलते हैं। अब फाइनली हमारी 7वीं और 8वीं किस्म बची है जिसका नाम है
मोतदिल अज़वी बिलक़ियास इलल ख़ारिज। अज़वी का मतलब जैसे हमने बताया था कि आज़ा में इलल ख़ारिज हमने बताया था कि हम सेपरेट करते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से। तो आज़ा मतलब किसी मखसूस आज़ा यानी ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के मुकाबले में हासिल मिजाज। अब मान लो हमारे जिस्म में डिफ़र मतलब बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स हैं। अब उन ऑर्गन में किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की बात कर रहे हैं कि उसका जो मिजाज होगा वो दूसरे ऑर्गन के मुकाबले में जो हमें हासिल होगा, मतलब पर्टिकुलर किसी ऑर्गन का मिजाज दूसरे ऑर्गन के कंपेयर करते हुए उसको हम बोलेंगे अज़वी बिलक़ियास इलल ख़ारिज। अब बात करते हैं अज़वी बिलक़ियास इलल दाखिल की। इसका मतलब क्या है कि हम एक ही ऑर्गन के बारे में बात करेंगे तो किसी ऑर्गन का बेहतरीन हालत में हासिल मिजाज। अब हम उस ऑर्गन का बात कर रहे हैं, इसमें क्या था, यहाँ पर जो शख्सी था किसी एक शख्स की बात कर रहे थे, पूरे शख्स की, लेकिन उस शख्स के अंदर भी बहुत सारे आज़ा हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं। तो इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, अज़वी में उसी शख्स के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उन सब में जो बेहतरीन ऑर्गन का मिजाज होगा, बेहतरीन हालत में, बेहतरीन अच्छी तंदुरुस्ती में, उसको हम बोलेंगे अज़वी बिलक़ियास इलल दाखिल। तो मेरे ख़्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब एक मैंने ट्रिपल स्टार बनाकर कुछ हेडिंग लिखी है कि तमाम मिजाजों में इंसानों का मिजाज ज़्यादा मोतदिल है, यानी इंसान का जो मिजाज है वो दूसरी नस्लों के तुलना में अपना एक सबसे मोतदिल मिजाज माना जाता है। वैसे तो हर चीज़ का एक मिजाज अपनी अपनी एतबार से सही है, लेकिन इनके अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो तमाम मिजाजों में इंसान का मिजाज ज़्यादा मोतदिल है, क्योंकि वो मिजाज मोतदिल हकीकी के ज़्यादा करीब है। मिजाज मोतदिल हकीकी जो आइडियल मिजाज था, जिसको हम आइडियल मानते हुए चल रहे थे कि उसमें जो अनासिर शामिल हैं वो 50-50% हैं, तो उसके ज़्यादा करीब मिलता है। और हरारत और रतूबत की तरफ माइल है। हरारत और रतूबत ज़िंदगी के लिए ज़्यादा मुनासिब है। हरारत यानी किसी भी चीज़ के अंदर गर्मी होना, रतूबत यानी किसी भी चीज़ के अंदर तरी होना, उसके अंदर कुछ गीलापन होना, उसको हम रतूबत बोलते हैं। तो यही जो मिजाज है दरअसल ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी होता है। जैसे इंसान की ज़िंदगी के लिए मान लो जो अंडा होता है, मुर्गी का अंडा, उससे जब उसके अंदर कोई मुर्गी का जो बच्चा बनता है वो उसको पर्टिकुलर हरारत की और रतूबत की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह यहाँ पर लिखा है कि हरारत और रतूबत भी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा मुनासिब है। तो ये एक की पॉइंट है, इसको भी हमें याद करना है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम कल कवर करेंगे। कल को हम बिल्कुल फाइनल बात करेंगे कि जो मिजाज के बारे में ज़्यादातर बच्चों के जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता उसको हम बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स पर ले आएंगे। यकीन मानिए अगर कल का आपने लेक्चर देखा तो उसके बाद मिजाज में समझने में आपको कतई भी दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली, इसकी हम गारंटी देंगे। ठीक है, तो कल को देखेंगे कुर्राए अर्ज़ यानी ज़मीन की अक़लीमी तक़सीम का जदीद और कदीम नज़रिया। ज़मीन के कितने जोन में ज़मीन को कुर्राए अर्ज़ को तक़सीम किया गया है, डिवाइड किया गया है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, कितनी अतिब्बा इसमें शामिल थे, क्या क्या रहा है। देखिए मैंने कलरफुल डायग्राम भी बनाया हुआ है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से कल को इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको लग रहा हो कि मेरा कुछ इससे भला हुआ है तो भाई जो और ज़रूरतमंद लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी इसको शेयर करें। थैंक्स और शुक्रिया।